हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 10th में सैम्पल पेपर हम सॉल्व कर रहे थे। सीबीएसई ने जो रिलीज किया है साइंस का फॉर द सेशन 2020 टू 2021। इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 को। बट इसके पहले एक इन्फॉर्मेशन कि अगर आपको इसके पहले के क्वेश्चन चाहिए, क्वेश्चन नंबर 1 to 30 का सॉल्यूशन चाहिए, तो बच्चों हर एक क्वेश्चन को हमने बहुत ही डिटेल में समझाया हुआ है, खासकर एक सोलेनॉइड और एक और क्वेश्चन आया था कोई, ठीक है, वो मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है। तो बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो पिन कमेंट चेक करिए, ठीक है, पिन कमेंट चेक करिए। सबसे ऊपर जो कमेंट आ रहा होगा उसको पिन कमेंट बोलते हैं। पिन कमेंट पे रीड मोड पे आप क्लिक करिए, आपका पूरा सिलेबस खुल के आएगा। ऊपर आपको 3 लिंक जो लगातार मैंने दिए, ऊपर के जो 3 कॉन्टिन्यूसली जो 3 लिंक्स मिलेंगे, वहाँ पे सीबीएसई साइंस का लिंक होगा सैम्पल पेपर का वीडियो के फॉर्म में। फिर मैथ्स का भी मैं सैम्पल पेपर स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का सॉल्व करा चुका हूँ, जो सीबीएसई ने रिलीज किया है, उसका भी लिंक मिलेगा। और आपको वहीं पे पीडीएफ का भी लिंक मिलेगा, तो पीडीएफ वाले लिंक पे क्लिक कर दीजिएगा तो आपका पेपर और मार्किंग स्कीम ओपन होकर आ जाएगी। पिन कमेंट चेक करिए। इसके अलावा नीचे जो लिंक मिल रहे होंगे वहाँ हर एक चैप्टर को हमने डिटेल में पढ़ाया हुआ है। खासकर आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के वीडियो सॉल्यूशंस इस चैप्टर पे मिल जाएंगे, ठीक है। और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ऑब्वियसली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स का हर एक चैप्टर में अपलोड कर चुका हूँ इस चैनल पे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि द फॉलोइंग टेबल शोज द पोजीशन ऑफ 5 एलिमेंट्स ABCD इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब ध्यान से चेक करिए बच्चों, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का कुछ एक फॉर्मेट आपको दे रखा है, ठीक है। ये ग्रुप्स हैं आपके, टोटल कितने ग्रुप्स होते हैं 18। तो आपको देखिए यहाँ पे ग्रुप्स दिए हुए 1, 2 और फिर 3 to 12 हमने छोड़ दिया है क्लास 10th में, आपको पता है 3 to 12 ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, हम क्लास 11th और 12th में पढ़ेंगे, छोड़ो उसको। ग्रुप नंबर 13, 14, 15 ऐसे करके दिया। और यहाँ पे बच्चों पीरियड्स दिए हैं, यहाँ पे देखिए ये पीरियड नंबर 2 है, 2, 3 लिखा हुआ ना, ये पीरियड नंबर आपको 2 दिया हुआ है और ये पीरियड नंबर आपको 3 दिया हुआ है, ठीक है ना। और ये एलिमेंट्स ऐसे फिल किए हुए हैं पीरियोडिक टेबल में, ठीक। आइए फटाफट क्वेश्चन पढ़ते हैं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, देखते हैं। कह रहा है कि विच एलिमेंट इन द मेटल विद वैलेंसी 2, ओके, विच एलिमेंट इज द मेटल विद वैलेंसी 2। अब देखो मेटल है और वैलेंसी 2 है, तो कहाँ होगा? ग्रुप नंबर 2 में होगा, सीधी सी बात है भाई। मेटल कहाँ आते हैं? लेफ्ट हैंड साइड, और नॉन मेटल कहाँ आते हैं? राइट हैंड साइड, ठीक है। तो ग्रुप नंबर 2 में चले जाओ और सर्च करो कोई एलिमेंट है, यस डी, ठीक है। तो विच मेटल इज द मेटल, सॉरी विच एलिमेंट इज द मेटल विद वैलेंसी 2, तो इसका आंसर है मेटल डी, मेटल डी। अब कुछ बच्चे अगर अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं, ये मैं आंसर लिख दिया यहाँ पे, तो मैं आपको बता दूं बच्चों, ग्रुप नंबर 2 अगर आप सर्च करते हैं अपने पीरियोडिक टेबल में, तो ग्रुप नंबर 2 में क्या होता था, याद करिए, बेटा मांगे कार स्कूटर, ठीक है, बाप और नीचे राजी, यानी कि इसके नीचे रेडियम आता था। उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन अगर हम ध्यान से चेक करें, ठीक है, तो बेरिलियम, ध्यान चेक करो, ये पीरियड नंबर 2 होता था आपका, फिर ये पीरियड नंबर 3 होता था। तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर आपका कितना होता था? 4, मैग्नीशियम होता था 12 और कैल्शियम होता था आपका 20, ठीक है। 4 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,2, मैग्नीशियम जिसका एटॉमिक नंबर 12 है, तो 12 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,8,2 और कैल्शियम 2,8,8,2, करेक्ट। तो यहाँ पे आप ध्यान से चेक करो, ग्रुप नंबर 2 के कोई भी एलिमेंट को आप चेक करो तो आउटर मोस्ट में आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स दिखाई पड़ेंगे, और अगर ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दें तो इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। चेक करो मैग्नीशियम को। अब आप क्लियरली मैं आपको बताऊं, ध्यान से चेक करो, पीरियड नंबर 3 में ही देखिए, और ग्रुप नंबर 2 में और पीरियड नंबर 3 में ये आपका डी है, तो डी कौन है? चेक करो, पीरियड नंबर 3 और ग्रुप नंबर 2 में डी कौन है? आपका मैग्नीशियम, सही है। और मैग्नीशियम एक मेटल है, आपको पता है 2,8,2 इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन अगर ये निकाल देगा आउटर मोस्ट शेल से तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी क्या होती है? कंबाइनिंग कैपेसिटी, यानी कि कोई एलिमेंट का एटम जितने इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, जितने गेन कर दे, या जितने क्या करे, शेयर करे, वही उसकी वैलेंसी होती है। क्या करने के लिए? अपना ऑक्टेट या ड्यूप्लेट कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन अगर लूज कर देगा तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी है? 2, करेक्ट। तो ये सब देखिए, इसलिए आंसर क्या हो गया हमारा? डी। और डी अगर पूछ भी सकता था एग्जाम में, डी कौन सा मेटल है, तो जवाब है मैग्नीशियम है, ठीक है। देखिए बच्चों, मैं बार बार बोलता हूँ कि आपको यहाँ पे क्लासेस जरूर देखनी पड़ेंगी। क्लासेस देखिए, फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर देखिए। अगर आपने कहीं से पढ़ भी रखा है और अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो रहे हैं, तो आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वाला सीरीज तो जरूर देखिए। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बहुत अच्छा है, वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 to लास्ट तक स्टार्ट करता है, तो पूरा चैप्टर आपको क्वेश्चन वाइज कवर कर देता है। और आप अगर मेरे वीडियोस देखेंगे तो वहाँ पे आपको मैंने हर एक क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल में समझाया है। मतलब अगर आपके कॉन्सेप्ट नहीं भी क्लियर है तो सिर्फ वीडियो देख लोगे तो आपका चैप्टर तैयार हो जाएगा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वाला जो प्लेलिस्ट है, ठीक है ना। ओके, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन 2। कह रहा विच एलिमेंट इज द लीस्ट रिएक्टिव। अब एक बार बताइए, लीस्ट रिएक्टिव कौन होगा? सोचो, ग्रुप नंबर 18 का जो एलिमेंट होगा वो लीस्ट रिएक्टिव होगा, क्योंकि ग्रुप नंबर 18 आपका इनर्ट गैसेस या नोबल गैसेस जिनको आप बोलते हो होता है ना। तो याद करिए बच्चों, ग्रुप नंबर 18 जो होता है वहाँ पे आता है आपका हीलियम, ठीक है, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन,
जेनॉन और रेडॉन, ठीक है हीना, नीना और करीना का जीरोक्स रंगीन, ऐसे करके याद कराया था। तो ग्रुप नंबर 18 में जो एलिमेंट्स हैं ये आपकी नोबल गैसेस हैं, इनका हीलियम का ड्यूप्लेट कंप्लीट होता है, बाकी सारी गैसेस का ऑक्टेट कंप्लीट होता है। तो ये स्टेबल गैसेस होती हैं, ये रिएक्ट नहीं करती हैं, तो ये लीस्ट रिएक्टिव होगी। ऐसा नहीं कि रिएक्ट नहीं करती हैं, ज़ेनॉन रिएक्ट करता है, ठीक है, वो सब हम क्लास 12 में पढ़ेंगे, लेकिन 99.99% केसेस में गैसेस रिएक्ट नहीं करेंगी। तो ग्रुप नंबर 18 का कोई एलिमेंट होगा वो लीस्ट रिएक्टिव होगा, ठीक है। चेक करो ग्रुप नंबर 18 का एलिमेंट कौन है, सी है, ठीक है। तो विच एलिमेंट इज द लीस्ट रिएक्टिव, तो आंसर इज व्हाट, आंसर इज एलिमेंट सी इज लीस्ट रिएक्टिव, एलिमेंट सी इज लीस्ट रिएक्टिव। आगे बढ़ते हैं पार्ट 3, आउट ऑफ डी एंड ई विच एलिमेंट हैज स्मॉलर एटॉमिक रेडियस। अब ध्यान से चेक करो डी और ई में स्मॉलर रेडियस किसका होगा, तो ध्यान से चेक करिए बच्चों, स्मॉलर रेडियस होगा ई का। क्यों, क्योंकि किसी भी पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो हमने पढ़ा हुआ है कि एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है, एटॉमिक रेडियस क्या करता है, डिक्रीज करता है, करेक्ट। तो यहाँ पर डी लेफ्ट में आ रहा है, ई आ रहा है आपका राइट में, तो डी का साइज होगा बड़ा और ई का साइज होगा छोटा, ठीक है। तो विच ऑफ डी एंड ई विच एलिमेंट हैज स्मॉलर एटॉमिक रेडियस, तो आंसर इज व्हाट, एलिमेंट E has a smaller atomic radius, और इसका रीजन क्या है, when we move from left to right across a period atomic radius decreases, okay, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 32 3 मार्कर क्वेश्चन है, 1.5 मार्क्स का ये है और 1.5 मार्क्स का ये है, ठीक है। पार्ट ए पार्ट बी, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। और यहाँ कैल्शियम का एटॉमिक नंबर आपको गिवन है बच्चों क्वेश्चन में, वैसे तो आपको याद होना चाहिए, क्या पता एग्जाम में ना दे। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20 और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, करेक्ट। तो कैसे करना है इसको, सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं। पार्ट ए का सोल्यूशन कर रहा हूँ मैं, सॉल्यूशन ऑफ पार्ट ए। तो कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2,8,8,2, करेक्ट, क्योंकि कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 20 ना, करेक्ट ना। तो इसमें 20 प्रोटॉन होंगे, 20 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक। तो 20 इलेक्ट्रॉन्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2,8,8,2। और कैल्शियम तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको याद कराया गया क्लास में कि 2,8,8,2 होता है, और जिनको नहीं पता है तो वो प्लीज़ इस पेपर में देख लें, 2,8,8,2 होता है। और क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 2,8,7 ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, ठीक है। अब आप ध्यान से चेक करिए कैल्शियम का ऑक्टेट कब कंप्लीट होगा, जब कैल्शियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स कहीं पे डोनेट कर दे, किसी को दे दे। और क्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ध्यान से चेक करो 7 है तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये क्लोराइड आयन बनाएगा, और कैल्शियम क्या बनाएगा, कैल्शियम आयन बनाएगा। तो होता क्या है, ध्यान से चेक करिए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में हमको क्या दिखाना होता है, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं ये दिखाने होते हैं। तो ध्यान से चेक करिए कैल्शियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 2, तो यहाँ पे हमने 2 डॉट लगा दिए, और प्लस इसके साथ आपका क्या कंबाइन होगा, इसके साथ आपका क्लोरीन एटम कंबाइन होगा। तो कितने क्लोरीन एटम है आपके पास 2, ध्यान से चेक करिए, ये 1 और यहाँ पे हमने लिखना है 2 एटम, ऐसे क्लास में पढ़ाया। अब देखो फर्स्ट क्लोरीन एटम क्यों 2 लिखना है वो अभी आपको पता चलेगा, क्योंकि ध्यान से करो ना कैल्शियम के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन एक ही क्लोरीन का एटम थोड़ी ना ले लेगा, है ना। एक क्लोरीन के एटम को ओनली 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स लेने के लिए क्लोरीन के कितने एटम होने चाहिए, 2 एटम होने चाहिए, ठीक है ना। ओके, तो ध्यान चेक करिए क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 7, तो 1 2 और 3 4 5 6 और 7 क्रॉस से दिखाया हमने क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स को, तो 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। तो एक एरो हम लोग इस तरीके से लगाएंगे यहाँ से इधर, ठीक, यानी कि कैल्शियम एक इलेक्ट्रॉन तो इस क्लोरीन को देगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन ये वाले क्लोरीन को देगा, ठीक है। इस तरीके से क्या होगा, एरो लगाएंगे हम। अब देखिए ध्यान से चेक करिए, कैल्शियम के आउटर मोस्ट में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो किसी एटम में से जितने इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं उतना उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो कैल्शियम पे आ जाएगा आपके पास 2+, ध्यान रहे इसको 2+ ही लिखना है, +2 नहीं लिखना है, ठीक है ना। जो ऑनलाइन बच्चे हैं समझिए जरा, ठीक है। इसको आप मतलब हालांकि मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे जो CBSE का सैम्पल पेपर सॉल्व है उसमें भी +2 लिखा हुआ है, पता नहीं वैसे लिखा नहीं जाता है, जो रूल है वो पहले नंबर लिखा जाता है फिर 4 लिखा जाता है। तो कैल्शियम 2+, और ध्यान चेक करिए क्लोरीन
जब एक इलेक्ट्रॉन ये वाला क्लोरीन लेगा तो क्लोराइड आयन बनाएगा, एक Cl माइनस यहाँ से बनेगा और एक Cl माइनस यहाँ से बनेगा। तो कितने Cl माइनस बन गए बताइए? 2 Cl माइनस बन गए। ध्यान से चेक करिए, दिख रहा है 2 Cl माइनस बन गए। तो इस चीज़ को हम लोग कैसे लिखेंगे, बात समझिए जरा। देखिए इस चीज़ को हम लोग ऐसे लिखेंगे, क्लोरीन लिखेंगे, ठीक है, बहुत ध्यान से करिएगा। क्लोरीन लिखेंगे और क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है ना। और कितने क्लोरीन होंगे? 2। तो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ लिखने का तरीका, ध्यान चेक करो। क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स तो क्लोरीन के खुद के थे और एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से गेन किया? कैल्शियम से, ठीक। तो सोचो अगर क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो क्लोरीन पे चार्ज कैसा आ जाएगा? -1 का। तो इस बॉक्स पे -1 लगा देंगे और ऐसे क्लोरीन के कितने एटम्स हैं? 1 2, इसलिए यहाँ पर हम लोग ने क्या लगा दिया? आगे 2 लगा दिया। तो Ca2 प्लस और 2 Cl माइनस, इसका मतलब क्या है? इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, Ca2 प्लस और 2 Cl माइनस, ठीक है। मतलब क्लोराइड आयन कितने हमारे पास? 2 और कैल्शियम आयन कितने? ओनली 1। तो यहाँ से जो फॉर्मूला बनेगा वो सबको पता है, क्या बन जाएगा? CaCl2। जिस चीज़ को आप क्लास में कैसे पढ़ते थे? आप क्लास में ऐसे पढ़ते थे कि भाई Ca पे क्या है? 2 प्लस 9th क्लास में, और Cl पे क्या है? -1, 2 इधर आ जाता था, 1 इधर आता था, ठीक है ना। तो कुछ C1 Cl2, 1 लिखा नहीं आता तो CaCl2। तो सभी बच्चों को ये तो आता होगा, ठीक है ना, आई थिंक। तो ये देखिए फॉर्मेशन हो गया आपका कैल्शियम क्लोराइड का, कोई डाउट है? अब यहाँ पे ध्यान दें जरा, देखिए कैल्शियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है? आयनिक कंपाउंड है, ठीक है ना। तो आयनिक कंपाउंड के बारे में पार्ट बी में आपको आंसर पूछा है कि व्हाई डू आयनिक कंपाउंड। देखो आयनिक कंपाउंड कब बनते थे? जब इलेक्ट्रॉन का क्या होता था? ट्रांसफर होता था। मेटल इलेक्ट्रॉन देता है और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेता है। तो मेटल कौन है यहाँ? कैल्शियम। नॉन मेटल कौन है? क्लोरीन। तो मेटल इलेक्ट्रॉन दे रहा है और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ठीक है। ऐसा करने से कैटायन और एनायन की फॉर्मेशन होती है। ध्यान से चेक करो, ये कैटायन पॉजिटिव आयन और ये एनायन मतलब नेगेटिव आयन, ठीक है। कैल्शियम आयन, क्लोराइड आयन। फिर कैटायन और एनायन के बीच में क्या होता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, जिससे ये आपस में बंध जाते हैं। इसी फोर्स को हम लोग आयनिक बॉन्ड के नाम से जानते हैं और ये फोर्स बहुत मजबूत होता है। यानी कि कैल्शियम और क्लोरीन के बीच में जो भी बॉन्डिंग है यहाँ पर वो बहुत ही मजबूत बॉन्डिंग है। इसको हम आयनिक बॉन्डिंग के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब ये आयनिक बॉन्डिंग इतनी ज़्यादा मजबूत होती है कि ये जो कैल्शियम क्लोराइड है ये आपको सॉलिड फॉर्म में मिलेगा। खुद दिमाग लगाइए, कैल्शियम और क्लोरीन के एटम बहुत ही मजबूती से बंधे हुए हैं, ठीक है, बहुत पास हैं। तो ये आपको कैसा मिलेगा? सॉलिड फॉर्म में मिलेगा, ठीक है ना। अगर ये सॉलिड फॉर्म में अब मिलेगा, इतना मजबूत होता है बच्चों ये कि कैल्शियम क्लोराइड ये आपका मिलेगा आपको सॉलिड फॉर्म में। एक आयनिक कंपाउंड, एग्जांपल लेके मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक। इसी तरीके से एक और आयनिक कंपाउंड है आपके पास, सोडियम क्लोराइड, जो कि बहुत ही फेमस है। ये भी आपका जो आप टेबल सॉल्ट खाते हो घर में, ठीक है, नमक जो होता है वो भी सॉलिड होता है। तो ध्यान से करिए, सॉलिड फॉर्म में ये जो आयनिक कंपाउंड होते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, आपको पता है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पूछा है कि व्हाई डू आयनिक कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट बट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन एंड एक्वस स्टेट। अब सुनो मेरी बात, कोई भी बच्चों कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कब कंडक्ट करेगा? देखिए इलेक्ट्रिसिटी कब कंडक्ट होती है? जब फ्री चार्जेस मूव करते हैं। क्या मूव करते हैं? फ्री चार्जेस, चाहे पॉजिटिव चार्जेस हो चाहे नेगेटिव चार्जेस हो, ठीक है। अब चार्जेस यहाँ पर क्या है? सुनो, ये जो सॉलिड कंपाउंड है आपके पास आयनिक कंपाउंड, क्या यहाँ से आपको चार्जेस मिल सकते हैं? हाँ मिल सकते हैं। कैसे? NaCl को उठाओ और इसको गर्म करना शुरू कर दो, हीट करना इसको शुरू कर दो, तो बहुत हाई टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हीट करोगे तो ये NaCl जब मेल्ट हो जाएगा तो इसी को हम बोलते हैं मोल्टन स्टेट, ठीक है। ये लिक्विड स्टेट में चलाएगा सॉलिड स्टेट से। मोल्टन स्टेट में जब आएगा तो क्या होता है? वहाँ पे आपको फ्री कैटायंस और एनायंस मिल जाते हैं। ध्यान चेक करो, यहाँ सॉलिड फॉर्म में तो आपको आयंस नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन जब मोल्टन स्टेट में चला जाएगा तो क्या होता है? आपको सोडियम आयन और क्लोराइड आयन दिखाई पड़ेंगे, बहुत सारे वहाँ पर दिखाई नहीं पड़ेंगे, मतलब वहाँ पे फ्री आयंस होते हैं। कहाँ? मोल्टन स्टेट में। सुन लो ध्यान से, आपने बहुत ज़्यादा इसको हीट किया, तो जो भाई आप हीट करके उसको एनर्जी दे रहे हो ना, तो ये जो बॉन्ड बना था सोडियम और क्लोरीन के बीच में, ये बॉन्ड क्या होगा? ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, एनर्जी आपने सप्लाई करी तो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है ना। बॉन्ड ब्रेक होगा तो आपको फ्री आयंस मिलेंगे, और जब फ्री आयंस मिलेंगे तो ध्यान चेक करो, जब फ्री आयंस होंगे मोल्टन स्टेट में, ये हो गया आपका कौन सा स्टेट? सॉलिड स्टेट, और ये हो गया आपका क्या? मोल्टन स्टेट। तो मोल्टन स्टेट में आपको फ्री आयंस मिल गए, Na+ और Cl-, ऐसे बहुत सारे आयंस मिलेंगे, ठीक है। तो अब ये फ्री आयंस है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। इसी तरीके से एक्वस स्टेट में भी चेक कर लो। एक्वस स्टेट मतलब जब आप उठा के इसको किस में डाल देते हो? वाटर में, ठीक है ना। तो हम कहाँ पे करें इसको? ओके, देखिए ये NaCl और आपने इसमें मिलाया वाटर, मतलब वाटर में डाल दिया, तो वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत हाई होता है, हमने आपको क्लास में डिटेल में पढ़ाया है। ये क्या करेगा? NaCl को ब्रेक कर देगा दो पार्ट में, Na+ मिलेगा आपको और Cl-, और यहाँ हम लिख देंगे एक्वस,
और यहाँ हम लिख देंगे एक्वस, यानी कि वाटर में NaCl का सॉल्यूशन बन जाता है, वहाँ फ्री आयन सोडियम आयन और क्लोराइड आयन होते हैं और वे फ्री आयंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। करेक्ट। इसी तरीके से आप कैल्शियम क्लोराइड में देख सकते हो, कैल्शियम क्लोराइड को अगर मोल्टन स्टेट में ले जाएं हम, जो कि आयनिक कंपाउंड है, कैल्शियम क्लोराइड को हमने क्या किया, हीट किया, तो ये मोल्टन स्टेट में आ जाएगा। मोल्टन स्टेट मतलब सॉलिड से किस में चेंज होगा, वो लिक्विड में। बहुत ज़्यादा हीट कर, जैसे कैंडल नहीं होती, कैंडल मोमबत्ती को अगर आप गर्म करते हो तो मोल्टन स्टेट में चली आती है, ठीक उसी तरीके से आप समझ लो, ये मेल्ट हो जाएगा, ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं मोल्टन स्टेट में चला गया। तो Ca2+ मिलेगा आपको और क्लोराइड आयन मिलेंगे, कितने क्लोराइड आयन मिलेंगे, 2 क्लोराइड आयन मिलेंगे, ठीक है ना, ओके। और इसी तरीके से अगर आप इसको ले जाते हो कहाँ, वाटर डालते हो उसमें थोड़ा सा, अगर आप वाटर, तो आपको यहाँ Ca2+ आयन मिलेंगे एक्वस फॉर्म में। एक्वस मतलब जो सॉल्यूशन है उसमें कैल्शियम आयन भी अवेलेबल है और 2Cl- भी अवेलेबल है, ठीक है, एक मॉलिक्यूल के लिए दिखाया है हमने आपको यहाँ पर। तो इस तरीके से, तो फाइनल आपने क्या देखा, आपको एग्जाम में ये सब करके नहीं दिखाना है, तो मैं आपको बता रहा था आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं कंडक्ट करते हैं, क्योंकि सॉलिड स्टेट में कोई भी फ्री आयंस अवेलेबल नहीं होते हैं और मोल्टन स्टेट और एक्वस स्टेट में उसमें फ्री आयंस अवेलेबल होते हैं, बस। तो यही आंसर लिख दीजिए पार्ट बी का, क्या, आयनिक कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ फ्री आयंस। सॉलिड स्टेट में क्यों नहीं कंडक्ट करते हैं, बिकॉज वहां पर एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कह रहा हूँ, सॉरी, एब्सेंस ऑफ फ्री आयंस, वहां पर फ्री आयंस अवेलेबल नहीं होते, बट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टन स्टेट एंड एक्वस स्टेट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस। एक्वस स्टेट और आपका सॉलिड स्टेट में फ्री आयंस अवेलेबल होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। बताइए, कोई डाउट है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अच्छा, यहाँ पे एक हिंट बहुत अच्छा मिल रहा है कि आयनिक कंपाउंड से आप देखते हो क्वेश्चन जरूर आता है, चाहे क्लास 9th में हो चाहे क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन में हो, ठीक है ना। तो आयनिक कंपाउंड से क्वेश्चन जरूर आ रहा है, चाहे कभी कभी प्रॉपर्टीज पूछ सकता है आपको, आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज क्या होती है, हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ना। तो ये सब क्लास में हमने बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है, आयनिक कंपाउंड से क्वेश्चन जरूर आएगा, ये आप ध्यान रख लीजिए, चाहे जिस भी फॉर्म में। ओके, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 33 इज बेस्ड ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा, ठीक है, सुन लीजिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इज, और सुन लो यहाँ पर एयर को आप वैक्यूम ही मान के चलिएगा, एयर को आप वैक्यूम ही मान के चलिएगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग निकालते कैसे हैं, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, तो सुनो ध्यान से, जैसे देखो यहाँ पे आप सोच लिया करिए कि वैक्यूम है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, वैक्यूम, वैक्यूम जहाँ मतलब कुछ नहीं होता है, और वैक्यूम से लाइट आ रही है और कहाँ जा रही है, ये मीडियम में जा रही है, ठीक है, वैक्यूम से लाइट आ रही है और कहाँ जा रही है, मीडियम, ये कोई मटेरियल मीडियम है, ग्लास हो सकता है, वाटर हो सकता है, कुछ भी, ठीक है। तो वैक्यूम से अगर लाइट आ रही है और कहाँ जा रही है, मीडियम में, तो लाइट क्या करेगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर जाएगी, ये देखिए, ये ऐसे, ठीक, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी, बिकॉज वैक्यूम से ज़्यादा ऑप्टिकल डेंस क्या होता है आपका, कोई दूसरा मटेरियल होगा, जैसे कि वाटर, ठीक, जैसे कि डायमंड, जैसे कि केरोसिन ऑयल, कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो सुनो ध्यान से, तो यहाँ पर लाइट आती है आपकी फर्स्ट मीडियम से, फर्स्ट मीडियम क्या है यहाँ पर, वैक्यूम, और सेकेंड मीडियम क्या है आपका, जो भी मीडियम होगा, मटेरियल मीडियम होगा, जो भी, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ हम लोग क्या निकालते हैं, मीडियम निकालते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम निकालते हैं हम लोग, ठीक। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम निकालने का मतलब ये है कि जो लाइट को मोड़ेगा हम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं, बिकॉज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज व्हाट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द बेंडिंग कैपेसिटी ऑफ द लाइट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द बेंडिंग कैपेसिटी ऑफ द लाइट, ठीक है। लाइट को कौन कितना ज़्यादा मोड़ सकता है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, वैक्यूम, या आप बोल सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद 1 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज गिवन बाय, देखो कैसे पढ़ रहा हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, मतलब आ कहाँ से रही है, 1 से जा कहाँ रही, मीडियम 2 में, तो ये होता है आपका रेशियो, किसका रेशियो, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 1, सपोज, सॉरी, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ये होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज गिवन बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, करेक्ट। ये बात समझ में आई कि नहीं है। अब आइए यहाँ पे जरा, हमने क्या लिखा है, यही बात हमने लिखी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इज गिवन बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, मतलब आपको फर्स्ट मीडियम क्या लेके चलना है, वैक्यूम, और सेकंड मीडियम जो भी हो, आपके पास ग्लास हो, आपके पास डायमंड हो, आपके पास वाटर हो, वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। अब ध्यान से चेक करिए, यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम जो भी है, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे निकालें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, तो ध्यान चेक करो क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम मतलब V1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, c की वैल्यू क्या होती है
3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अरे सबको पता होगा लाइट की स्पीड वैक्यूम में कितनी होती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि एक कांस्टेंट होता है, जो कि एक कांस्टेंट होता है। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना हो जाएगा, इसको हम सी से दिखाएंगे, सी का वैल्यू कितना है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो वैक्यूम से आएगी वो कहाँ जाएगी, मीडियम क्या है यहाँ पर, डायमंड है, क्योंकि हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड निकाल रहे हैं, ओके। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन व्हाट, मीडियम, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। तो सपोज डायमंड में स्पीड कितनी, वीडी, डायमंड में स्पीड कितनी है, वीडी, ओके। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। तो ये चीज़ है, ओके। तो यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि चलो एक चीज़ और करके दिखाते हैं हम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर हम निकालते हैं। अगर यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, तो इसका मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर को हमने VW से दिखाया हुआ है, करेक्ट। अब देखो C तो यहाँ क्या है, कांस्टेंट है, C यहाँ कांस्टेंट है, तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ये किससे रिलेटेड होगा, आप किसी भी मीडियम का निकालो, जरूरी नहीं कि वो डायमंड हो, वाटर हो, आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम निकालो, ये हमेशा C अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम आएगा। तो C तो कांस्टेंट होता है, तो आप बोल सकते हो कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ मीडियम, क्योंकि आपको पता है ना फिजिक्स में जब हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन ये हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, और वो कांस्टेंट क्या है, C। अगर हम कांस्टेंट ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कांस्टेंट क्या आएगा, C। तो आप यहाँ से देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, मतलब कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा वहाँ उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, कम। इन्वर्सली रिलेशन है, मतलब स्पीड अगर कम तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा, एंड वाइस वर्सा। अगर स्पीड ज़्यादा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, या फिर इफेक्टिव इंडेक्स कम तो स्पीड ज़्यादा, और इफेक्टिव इंडेक्स अगर ज़्यादा तो स्पीड कम। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का किसके रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, वैक्यूम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। मैंने आपको बोला अभी इस क्वेश्चन में क्या कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में दिया, आप एयर को वैक्यूम मान के चलो अभी, ठीक है ना। एयर को हम लोग वैक्यूम मान के चलते हैं, क्लास में हमने आपको डिटेल में पढ़ाया। तो सुनो, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उसकी स्पीड, लाइट की स्पीड उस मीडियम में कम होगी। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो मैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, मतलब किसके रिस्पेक्ट में, वैक्यूम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका ज़्यादा होगा उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, कम होगी, ठीक है। आइए ज़रा देखते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दिया है 1.33 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड दिया है 2.48, और ये दोनों ही विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम है। तो बताओ किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, डायमंड का। तो डायमंड में जब लाइट एंटर करेगी तो वो स्लो स्पीड से चलेगी, ठीक है ना। तो यही पार्ट 1 का आंसर है, कह रहा है इन विच मीडियम डज द लाइट मूव फास्टर, वाटर और डायमंड। फास्टर किस में चलेगी, तो आंसर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम होगा, उसमें फास्टर चलेगी, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका कम है, वाटर का। तो इन वाटर बस लिख दीजिएगा स्पीड ऑफ लाइट इज फास्टर, बिकॉज इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा है, कम है। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है ना। तो इन वाटर लाइट move faster, why, because refractive index of water is less than refractive index of what, diamond। जहाँ पर refractive index कम होगा वहाँ स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम तो स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा, बिकॉज इन्वर्सली रिलेशन है। तो एग्जाम में आपको ये फॉर्मूला लिख के पार्ट 1 को करना पड़ेगा, ठीक है, इस तरीके से। बात समझ में आई। तो इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आपको पार्ट 2 करके दिखाते हैं, नोट कर लीजिए। Now students, part 2, what is the refractive index of diamond, refractive index of diamond with respect to water। अब ध्यान दें, ये जो बात लिखी रहती है ना with respect to water, इसका मतलब कि लाइट आ कहाँ से रही है, वाटर से। तो ये ऊपर आपका वाटर है, लाइट आ कहाँ से रही है, वाटर से, और जा कहाँ रही है, डायमंड में, ओके। तो नीचे क्या आपका डायमंड है, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग ऐसे लिखेंगे भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ व्हाट, ऑफ डायमंड। ये सब क्लास में आपको सिखाया लिखना मैंने। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज गिवन बाय, अब ध्यान दें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज गिवन बाय, बहुत ध्यान से चेक करिएगा जरा। अच्छा, इतना तो आप लोग को पता है कि डायमंड का जो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो वाटर से ज़्यादा है, यानी कि डायमंड लाइट को ज़्यादा बेंड करेगा। तो ये स्ट्रेट पाथ पे ऐसे जा रही होगी, ये अपना टुवर्ड्स द नॉर्मल ऐसे बेंड हो जाएगी, ठीक है। वो सब तो मैटर नहीं करता है, बट लेट अस अज्यूम कि वाटर में स्पीड ऑफ लाइट कितनी, VW, और डायमंड में स्पीड ऑफ लाइट कितनी, VD।
करेक्ट। वी डब्ल्यू इज स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर एंड वी डी इज द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। ठीक, क्या पढ़ाया गया था? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वन इज गिवन बाय v1 बाय v2। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम यानी कि डायमंड विद रिस्पेक्ट टू वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज गिवन बाय स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, और फर्स्ट मीडियम क्या है यहाँ? वाटर, डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन व्हाट? सेकेंड मीडियम। बताइए कोई डाउट है? हाँ, अब ध्यान से चेक करिए, इस चीज़ को हम क्या कर सकते हैं? स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। अब हमने क्या किया, मैथ्स में आपको पता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से हम डिवाइड लगा सकते हैं, तो हमने क्या किया, स्मॉल सी से न्यूमरेटर में डिवाइड लगाया और स्मॉल सी से हमने डिनोमिनेटर में डिवाइड लगाया। ठीक है, क्यों लगाया वो अभी आपको पता चलेगा। जरा यहाँ आ जाइए। ठीक है, मान लीजिए हम वैक्यूम से भेजते हैं, कहाँ? वैक्यूम से भेजते हैं मान लीजिए हम वाटर में। अब यहाँ मीडियम हमने क्या ले लिया, मान लीजिए वाटर। ठीक, तो वैक्यूम से अगर हम वाटर में भेजें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा किसका? वाटर का। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, अब विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम नहीं लिखा जाता, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू, बताइए लाइट कहाँ से आ रही है? वैक्यूम से। जा कहाँ रही है? वाटर में। ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? c, और स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर कितना बोला है आपने? v/w। कोई डाउट है बताइए? हाँ, अगर हम इधर बोथ साइड रेसिप्रोकल कर दें तो क्या हो जाएगा? ध्यान से चेक करिए, रेसिप्रोकेट कर दो बोथ साइड, तो ये 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू, ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा तो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर डिवाइडेड बाय c। तो यानी कि अगर आप ध्यान से चेक करें तो v/w अपॉन c की जगह आप क्या रखोगे? 1 अपॉन nw। ठीक है ना, तो v/w अपॉन c की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं? यहाँ पे क्या रख सकते हैं? यहाँ पे रख सकते हैं 1 अपॉन nw, मतलब 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, और डिवाइडेड बाय vd अपॉन c की जगह क्या रख सकते हो? ठीक इसी तरीके से अब आप लाइट को वैक्यूम से भेजो कहाँ? अब मीडियम 2 को आप क्या ले लो? डायमंड। तो लाइट वैक्यूम से कहाँ आ रही है? डायमंड में आ रही है। करेक्ट। तो अब हम लोग निकाल लेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ व्हाट? डायमंड विद रिस्पेक्ट टू डायमंड विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? वैक्यूम। और वैक्यूम लिखा नहीं जाता है, तो फर्स्ट मीडियम क्या आपका? वैक्यूम। तो वैक्यूम में स्पीड कितनी होती है? c लाइट की, और डायमंड में स्पीड है लाइट की vd। रेसिप्रोकेट कर दो बोथ साइड, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन nd। n क्या है? ये ईटा होता है, इसको ईटा बोलते हैं। चलो कोई बात नहीं, n बोल दिया मैंने। इसको रेसिप्रोकेट कर दो तो ये हो जाएगा vd बाय c। नाउ 1 अपॉन nd की जगह क्या रखोगे? vd बाय c, या vd बाय c की जगह 1 अपॉन nd, यानी कि 1 अपॉन nd, यानी कि 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ व्हाट? डायमंड। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है, तो यहाँ से आगे आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दो, इसको तो सॉल्व कर लोगे ना, nd चला जाएगा ऊपर, nw आ जाएगा नीचे, तो ये हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। यानी कि मोटी मोटी बात सुन लीजिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल टू एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। एब्सोल्यूट का मतलब जब हमने लाइट को कहाँ से भेजा? वैक्यूम से। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड दिया हुआ है क्वेश्चन में, मैंने बोला था ना विद रिस्पेक्ट टू एयर, एयर ना सोच के आप वैक्यूम सोच लो, है ना, यानी कि वैक्यूम से जब लाइट आ रही है और कहाँ जा रही है? डायमंड में, तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? 2.48, तो यही डायमंड का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यानी कि 2.48 को ऊपर रखना है और डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। वाटर का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.33। ओके, बस अब इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, जो भी आंसर आएगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता है। ठीक है, तो इसको किस तरीके से सॉल्व करें हम लोग? लगभग ये कितनी बार जाएगा मेरे ख्याल से? ओके, 8 3 देखो, अगर हम लोग 1.33 को क्या सॉल्व करना पड़ेगा हमें पूरी तरीके से, इसको देखते हैं कितना आएगा। मेरे ख्याल से तो सॉल्व करना पड़ेगा। देखो चलो देखते हैं, ये पॉइंट से पॉइंट हटाया, ठीक है, तो कितना आ गया आपका? 242 को आपको डिवाइड लगाना पड़ेगा किससे? 242 को आपको डिवाइड लगाना पड़ेगा 133 से। ओके, लगाते हैं, अप्रॉक्स में आंसर निकालते हैं, क्या आता है देखते हैं। तो 242 और डिवाइडेड बाय 133, तो कितने टाइम्स जाएगा? आई थिंक 2 टाइम्स जाएगा क्या? नहीं, 1 टाइम्स ही जाएगा, तो यह जाएगा 133 और 12 माइनस 3 9, और यहाँ 3 माइनस 3 0 और 2 माइनस 1 1। फिर पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, मेरे ख्याल से ये जाएगा शायद 7 या 8 टाइम्स जाएगा, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो 133 इंटू 8 टाइम्स करते हैं, तो 8 3 जा 24, 2 8 3 जा 24 प्लस 2 26, 2 8 1 जा 8 प्लस 2 1064। यस, 8 टाइम्स जा रहा है, तो ये हो गया 1064, 10 माइनस 4 6, और यहाँ से आ जाएगा 8 माइनस 6 2,
यहाँ कुछ नहीं बचेगा, पॉइंट की हेल्प से 0, ये 2 टाइम्स जाएगा, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 10 - 6 4, यहाँ आ गया आपके पास, ओहो ये तो ज़्यादा आ गया, चलो कोई बात नहीं, 1 टाइम ही ले जाते हैं, देखते हैं क्या होता है अभी। तो 1 टाइम ले गए तो कितना हो जाएगा 133, 10 - 3 7 और 5 - 3 2 और 2 - 1 1। ओके, फिर से पॉइंट की हेल्प से 0 लगाया तो मेरे ख्याल से कितने टाइम जाएगा, ये 9 टाइम्स जाएगा अब, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा 9 टाइम्स कितना आ रहा है, लेकिन ये आ गया आपके पास कितना 1.819। अगर हम लोग इसको राउंड ऑफ करें तो ध्यान से चेक करो बच्चों, राउंड ऑफ करेंगे तो लास्ट में जो है 5 से ज़्यादा है, तो आगे ये 1 में हम 1 ऐड कर देंगे, तो इसको अगर 2 प्लेस तक लिखें तो 1.8, ये 1 की जगह क्या आ जाएगा 2, 1.82 अप्रॉक्स भी आपको ब्रैकेट में लिख देना, बिकॉज एग्जैक्ट वैल्यू तो कोई नहीं निकाल सकता है, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू व्हाट 1.82 अप्रॉक्स। कोई डाउट है बताइए, कर लीजिए। तो ये कौन सा क्वेश्चन नंबर था, चलो जो भी था, नेक्स्ट ये 33 था, ठीक है। 34 क्वेश्चन का जो आंसर है वो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, और जाते जाते पिन कमेंट को चेक करना ना भूलें, पिन कमेंट पे रीड मोर पे क्लिक करिए, पूरा सिलेबस खुल के आएगा, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, रादर देन रटने के, मैंने कई बार बोला है, एक बार ही टाइम लगेगा, रात में बैठ के वीडियोस अच्छी तरीके से देख लो, किसी भी चैप्टर को पहले चैप्टर देखो, फिर उसका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर देखो, पक्का हर एक क्वेश्चन आपसे बनेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।